नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं साहिल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपको एसएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा भी सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम जानने वाले हैं 10वीं क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समय न गंवाते हुए आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है आपका सबसे पहले कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है साथियों, प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, यूरोप का मरीज साथियों हम कहते हैं तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज हमारा कौन है? तुर्की है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर डालते रहिए। ठीक है, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये किया था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है। ठीक है साथियों, तो आप कहिएगा, ठीक है, तो आप कहिएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है साथियों, किससे माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ये सही है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये तो सबको ही जानता है ना साथियों कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो था एक पेशे से नाविक था। ठीक है साथियों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों यूरोप में। ठीक है, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहिएगा यूरोप देश के महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस महादेश के अंतर्गत हुई थी? तो आप कहिएगा तुर्की। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर जो होगा वो किसके बीच में होगा? तो तुर्की होगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है साथियों वो 1871 में हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी साथियों? तो आप कहिएगा 1871 ईस्वी में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, आप कहिएगा ऑस्ट्रिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वीं नंबर प्रश्न पे हम हैं। ठीक है, कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप कहिएगा प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है साथियों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 11वें प्रश्न के पास। 11वें प्रश्न में कह रहा है, ठीक है साथियों, 11वें प्रश्न में है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आप कहिएगा बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है, आपका राइट आंसर जो होगा वो साथियों सी नंबर होगा, बुर्बो वंश के द्वारा जो है आपका पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आप कहिएगा यूनान। ठीक है, आप कहिएगा साथियों यूनान, यानी कि हम इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वें नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो आप कहिएगा कार्बोनरी से। ठीक है साथियों, आप कहिएगा कार्बोनरी से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सत्य है। ठीक है, मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप कहिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, यानी कि 15वें नंबर प्रश्न में हम हैं। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो है, जालवेरिन एक संस्था थी, लेकिन किन की थी? तो आप कहिएगा व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, व्यापारियों की एक संस्था थी। ये VVI प्रश्न है, हो सकता है कि 2000 बिहार बोर्ड के 2025 में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न में है कि रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था? ठीक है, तो आप कहिएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप कहिएगा हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, कौन किया था? हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिटलर नहीं, रक्त एवं लौह की नीति जो है, सॉरी साथियों, यहाँ पे बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क, यानी कि ये जो हमारा होगा सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बिस्मार्क होगा। अगला है, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ठीक है, तो आप कहिएगा यूनान का राजा घोषित किया गया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, फिर हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कि यूनान जो है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो आप कहिएगा 1832 में जो है स्वतंत्र राष्ट्र की घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने नेपोलियन 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो आप कहिएगा आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास सत्य है। ठीक है, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ने दिया था। ठीक है, कन्वेंशन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, फ्रांस में किस प्रकार के शासन जो है स्थापित हुआ? तो आप कहिएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है। कह रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो आप कहिएगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कहिएगा एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, ठीक है साथियों, किसके द्वारा हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है साथियों, अगर आपको ये जो है PDF में चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर जो है ये है, ठीक है, 8877387943। ठीक है, 43। आप इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, और या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का नाम जो है वो है SSP, वो है हमारे पास SSP ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है साथियों, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। PDF के लिए हमारे पास व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, किसके लिए?
तो आप PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़े या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से हमें जुड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका PDF फॉर्म जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा PDF। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि नौगू एल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था। ठीक है, तो आप कहिएगा, आपका राइट आंसर जो होगा वो साथी वो होगा जियोवर्टी। किसके द्वारा, तो जियोवर्टी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो आप कहिएगा सीडॉन के युद्ध के बाद। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि सीडॉन का युद्ध। ठीक है साथियों, अगला है कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिफसिलांटी के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, यूनान का विद्रोह शुरू हुआ था, तो आप कहिएगा 1821 ईस्वी में। 1821 यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास साथियों सही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न कह रहा है कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों पेरिस में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पेरिस में जो है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक से थोड़ा उटपटांग हो गया है। ठीक, सॉरी, थोड़ा ये मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जिससे हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा कह रहा है कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुआ था तो ओडिशा में। ठीक है, कहाँ हुआ था, ओडिशा में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था, तो आपका जो राइट आंसर वो होगा टीपू सुल्तान जो है वो। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन में मेजनी निम्नलिखित में से किसने वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो साथियों होगा, ठीक है, वो होगा मेटरनिक ने जो है वियना सम्मेलन का मेजबानी यानी कि अध्यक्ष था। ठीक है, अगला प्रश्न है चार्ल्स एडवर्ड निम्नलिखित में कहाँ का शासक था। चार्ल्स एडवर्ड जो है निम्नलिखित में कहाँ का शासक था, तो आप कहिएगा सार्डिनिया पिडमाउंट का। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, तो आप कहिएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है साथियों, आप कहिएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, सी नंबर यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। ठीक है, एक मिनट, ये कहाँ चला गया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर कह रहा है हंगरी की अधिकांश जनता कौन सा भाषा बोलती थी। हंगरी की अधिकांश जनता जो है वो कौन सी भाषा बोलती थी। ठीक है, तो आप कहिएगा मैग्यार। ठीक है, आप कहिएगा मैग्यार यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। फिर कह रहे नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो आप कहिएगा राइन संघ का। ठीक है, आप कहिएगा राइन संघ यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। फिर करेगा वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो आप कहिएगा 1805 में जो है वो वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, 1805 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। फिर कह रहा है किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, कह रहा है किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा वो होगा हमारे पास 1862 में। ठीक है, 1862 में। ठीक है, 1862 में बनाई थी। और यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न था वियना सम्मेलन का आयोजना किस वर्ष हुआ था। ठीक है,
तो ये जो ऑप्शन होगा साथियों ये होगा हमारे सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा, यानी कि 1815 में बनाया गया था। ठीक है, 1815 में बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास 34वें नंबर प्रश्न है, कह रहे कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। ठीक है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो आप कहिएगा फ्रांस में था। ठीक है साथियों, आप कहिएगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में था। अगला प्रश्न है कि मिसाले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है। मिसाले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है। ठीक है, तो आप कहिएगा फ्रांस की। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, फ्रांस की। फिर कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, फिर बोला है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा सीडौन में हुआ था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, सीडौन में हुआ था। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा साथियों, ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो आप कहिएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांस, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति से। फिर कह रहा है मेटरनिक कौन था। मेटरनिक जो ये कौन था, तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चलिए इटली की स्थापना किसने किया था, ये प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्द से डालें। चलिए जल्दी कीजिएगा। हो गया, डाल दिए। इटली की स्थापना किसने किया था, अभी आप सोच ही रहे हैं जी, जल्दी से डालिए। इटली की स्थापना किसने किया था, तो आप कहिएगा मेजनी ने किया था। ठीक है साथियों, कौन किया था, मेजनी ने किया था। फिर अगला प्रश्न एक और आया है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी, यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहिएगा 1928 में, 1928 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, फिर कह रहा है सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। इस प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, चलिए आंसर दीजिएगा। ठीक है, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, दे दिए। तो सेडेवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ठीक है, फिर क्या लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती गठन जो है गैरीवाल्डी ने किया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, फिर कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता की पालना जो है किसे कहा जाता है, कमेंट में आप आंसर डालिएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, कमेंट में आप आंसर को डालिएगा, ऑप्शन बताइए कौन ऑप्शन होगा। ए नंबर ऑप्शन सत्य है, बी नंबर सत्य है, सी नंबर सत्य है, या फिर डी नंबर सत्य है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा साथियों। तो आप कहिएगा राइट आंसर जो होगा साथियों यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूनान को कहा जाता है। वर्साई की संधि कब हुई थी, इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि वर्साई की संधि कब हुई थी, यानी कि 44वें नंबर प्रश्न का आंसर जो है आप खुद दीजिए। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न का आंसर आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी। ठीक है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919 में। ठीक है, 1919 में। मेटरनिक क्या है, कमेंट में आंसर डालिएगा झटाक से। मेटरनिक क्या है, तानाशाह है, प्रजातंत्र है, प्रतिक्रियावादी है, या घोर सामंतवादी है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें, जल्द से जल्द बताइएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा साथियों। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, प्रतिक्रियावादी है। ठीक है, क्या है, प्रतिक्रियावादी है। मेटरनिक का पतन कब हुआ था, इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेटरनिक का पतन कब हुआ था। ठीक है, मेटरनिक का पतन जो है कब हुआ था, तो आपका जो आंसर होगा साथियों वो होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सत्य होगा। ठीक है, बिस्मार्क क्या था, प्रश्न है कि बिस्मार्क जो है वो क्या था, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। संगीतज्ञ था,
नाटककार था, कवि था या फिर कूटनीतिज्ञ था? कमेंट में आंसर डालिएगा फटाक से, जल्दी कीजिए। बिस्मार्क क्या था? तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा कि ये जो कूटनीतिज्ञ था, क्या था? कूटनीतिज्ञ था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार जो था वो कौन था? कमेंट में आंसर डालिएगा, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो आप कहिएगा गैरीबाल्डी। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे प्रश्न बढ़ाते हुए चलेंगे। कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश आता है? ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ठीक है, तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है साथियों, आप कहिएगा ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हनोई समझौता कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा इसका, हनोई समझौता कब हुआ था? डालिए, आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, हनोई समझौता कब हुआ था? डाल दिए, कब हुआ था? 1944 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1946 में हुआ था या फिर 1947 में हुआ था? जल्दी से आंसर डालिएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। 1946 में जो है हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलेंगे हम इसी अध्याय का पार्ट 2 में। ठीक है साथियों, इसी अध्याय के पार्ट 2 में हम जो है आपसे फिर से मिल रहे हैं। तब के लिए थैंक यू, ओके बाय, धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेकर जल्द से जल्द आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।